हाय, मेरा नाम है यशस्वी आचार्य। आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। और क्या हो रहा है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया में बताती हूँ आपको, पर उससे पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकाप्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकाप्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। और अब चलते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो रैली पर लगी रोक, फेड ने भविष्य में रेट बढ़ाने का दिया संकेत। रिपल लैब्स ने की $200 मिलियन के स्टॉक बायबैक की घोषणा। कंपनी का वैल्यूएशन पहुंचा $15 बिलियन। मार्क जकरबर्ग द्वारा समर्थित डीएम के सेल से टूटा उनका स्टेबल कॉइन का सपना। FTX यूएस ने ग्रोथ के लिए $400 मिलियन जुटाए। पुतिन नहीं है क्रिप्टो बैन के पक्ष में, रशियन सेंट्रल बैंक बदल सकती है अपना फैसला। IMF ने की दरखास्त, बिटकॉइन के लीगल टेंडर स्टेटस को हटा दे एल साल्वाडोर। SEC ने ARK21 शेयर्स बिटकॉइन ETF के बारे में अपने फैसले को 3 अप्रैल तक बढ़ाया आगे। फेसबुक और ट्विटर के बाद अब YouTube भी लॉन्च करेगी अपनी NFT फीचर। वालक्री ने नैस्डैक पर बिटकॉइन माइनर्स ETF को लिस्ट करने के लिए दिया आवेदन। क्रिप्टो में थोड़ी देर के लिए तेजी देखने मिली, जिसमें बिटकॉइन $39,000 के करीब ट्रेड किया। हालांकि कुछ समय बाद उसे फिर से $37,000 पर फिसलते हुए देखा गया, जिसकी वजह से यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी बैलेंस शीट के साइज को रिड्यूस करने के रिजॉल्व को दोहराना है। कॉइनडेस्क डेटा के मुताबिक बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में $36,800,000 से नीचे फिसला है, जबकि ईथर अराउंड $2,450 पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरेमी पावल ने कहा है कि भविष्य की मियरिंग में इंटरेस्ट रेट हाइक करने से वो इनकार नहीं करेंगे, और साथ ही ये भी संकेत दिया है कि सेंट्रल बैंक हाई इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इकोनॉमी के लिए समर्थन को स्टेडीली रिमूव कर देगा। यूएस सेंट्रल बैंक द्वारा अपना स्टेटमेंट जारी करने के तुरंत बाद बिटकॉइन लगभग $39,000 की उछाल देखी गई, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स का मानना है कि बाद में FED का रेट बढ़ने का फैसला पॉजिटिव था। बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 2% की गिरावट के साथ लगभग $36,171,000 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि ईथर $2,410 पर ट्रेड कर रहा था। सैन फ्रांसिस्को बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी रिपल लैब्स ने दिसंबर 2019 में टेट्रागॉन के सुपरविजन में सीरीज C फंडिंग में रेस किए हुए $200 मिलियन को बायबैक करने की घोषणा की है। रिपल के न्यू बायबैक से कंपनी को $15 बिलियन के रिकॉर्ड वैल्यूएशन पर पहुंचने में मदद मिली है। रिपल का ग्लोबल बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, इसके रिपल नेट प्लेटफॉर्म पर 2021 में ट्रांजैक्शंस 2 गुने हो गए हैं। साथ ही इसने भूटान और पलाव को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्लाइंट्स के रूप में भी साइन कर लिया है। ऐसे में कंपनी 2022 में और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाने को लेकर होपफुल है। SEC के साथ रिपल की कानूनी लड़ाई के बीच बायबैक का कदम सामने आया था। SEC ने रिपल पर डिजिटल एसेट XRP के रूप में अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को जारी करने और बेचने का आरोप लगाया है। मार्क जकरबर्ग के कंट्रोवर्शियल क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट, जिसका उन्होंने एक बार कांग्रेस के सामने बचाव किया था, वे अपने एमिनेंट सेल की बचत के साथ बंद होने के करीब बढ़ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक डीएम एसोसिएशन एक क्रिप्टो करेंसी इनिशिएटिव है, जिसे पहले लिब्रा के नाम से जाना जाता था। वे अपने इन्वेस्टर्स को कैपिटल लौटाने के लिए सेल की बातचीत में है। मेटा ने कई सारी दूसरी कंपनीज के सहयोग से 2019 में पहली बार अपने स्टेबल कॉइन के आइडिया पर पर्दा उठाया था। हालांकि जकरबर्ग को गवाही देने के लिए बुलाए जाने के बाद कुछ पार्टनर्स ने प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया है, जिसके साथ लिब्रा का नाम बदल के डीएम कर दिया गया था। इसके बाद डीएम को लेकर एम्बिशंस में कमी देखने को मिली। इतना ही नहीं, इसके फाउंडर डेविड मार्कस ने मेटा को पिछले साल ही छोड़ दिया था। ऐसे में डीएम ने मई में कहा था कि उनके सहयोगी सिल्वरगेट बैंक डीएम USD स्टेबल कॉइन जारी कर सकता है, लेकिन रेगुलेटरी अश्योरेंस मिलने की नाकाम कोशिश के बाद इसका प्लान बदल दिया गया। सैम बैंकमैन-फ्राइड के सुपरविजन में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के लोकल यूनिट FTX US ने कहा है कि उसने $8 बिलियन की वैल्यूएशन पर 400 मिलियन रेस किए हैं।
यूएस यूनिट की होल्डिंग कंपनी FTX का वैल्यूएशन अक्टूबर में $25 बिलियन था, जो बढ़कर $30 बिलियन होने वाला था। ऐसे में FTX यूएस के $400 मिलियन को अपने ग्रोथ में तेजी लाने के लिए इस्तेमाल करने के प्लान्स बनाए हैं, क्योंकि वे यूएस की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बनना चाहती है। FTX यूएस ने मई 2020 में मार्केट में एंट्री की थी और अब इसकी 24 घंटों की ट्रेडिंग वॉल्यूम $255.5 मिलियन है। इतना ही नहीं, एक्सचेंज ने पिछले साल क्रिप्टो में $67 बिलियन का ट्रेड किया था। एक्सचेंज के पहले दौर की फंडिंग में पैराडाइम, टेमासेक, मल्टी कॉइन कैपिटल, सॉफ्टबैंक और अन्य ने भाग लिया था। ऐसा लग रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन देश में क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया के फैसले से सहमत नहीं है। दरअसल 26 जनवरी के वीडियो कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने अपने अधिकारियों और सेंट्रल बैंक से क्रिप्टो करेंसीज पर देश के पॉलिसी फ्रेमवर्क पर डिबेट करने के लिए कहा है। पुतिन ने अपने संदेश में अधिकारियों से आग्रह किया है कि रशिया को क्रिप्टो करेंसी सेक्टर से हो रहे ये फायदे को नजरअंदाज ना किया जाए, खास करके क्रिप्टो माइनिंग, सरप्लस पावर सप्लाई और स्किल्ड मैन पावर। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस और माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगाने की प्लानिंग का खुलासा किया था। जैसा कि सभी जानते हैं, रशिया, यूएस एंड कजाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे बड़े क्रिप्टो माइनिंग देश के रूप में सामने आ रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एल साल्वाडोर से बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में हटाने की रिक्वेस्ट की है। दरअसल IMF का कहना है कि ये सेंट्रल अमेरिकन नेशन की इकोनॉमी के लिए जोखिम भरा है। IMF द्वारा की जा रही ये सिफारिश एल साल्वाडोर के साथ उसकी बातचीत के बाद आई है, जहां सरकार अपने डेब्ट को चुकाने के लिए 1.3 बिलियन का लोन मांग रही है। IMF ने एल साल्वाडोर से कहा है कि बिटकॉइन को US डॉलर के साथ अडॉप्ट करना अनस्टेबल है। मल्टीलैटरल एजेंसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कहा है कि एल साल्वाडोर के बिटकॉइन को अपनाना देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काफी रिस्की है। यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ने जुलाई 2021 में ओरिजिनली प्रपोज्ड ARK-21 शेयर्स बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मंजूरी देने का फैसला टाल दिया है। स्टॉक मार्केट रेगुलेटर ने कहा है कि वे ARK-21 शेयर्स बिटकॉइन ETF को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए समय सीमा को 2 फेब से 3 अप्रैल तक आगे बढ़ा रहे हैं। CBOE BZX एक्सचेंज ने ओरिजिनली जुलाई 2021 में ARK-21 शेयर्स बिटकॉइन ETF के लिए अप्लाई करने के लिए पेपर वर्क फाइल किया था। SEC ने एक अलग फाइलिंग में प्रपोज्ड रूल चेंज पर अपने दायरे को बढ़ाया है, जिससे ETF ट्रैकिंग बिटकॉइन फ्यूचर्स के शेयर को एग्रीकल्चर फंड प्रोवाइडर टेक्यूरम से NYSE आर्का पर लिस्ट किया जा सके। YouTube CEO सुजैन वोचिस्की ने सुझाव दिया है कि कंपनी भविष्य में NFTs को क्रिएटर्स के लिए रेवेन्यू के एक और सोर्स के रूप में ऐड करने के लिए NFT फीचर्स को YouTube के साथ इंटीग्रेट करने के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेगी। वोचिस्की ने कहा है कि YouTube क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस और NFTs की अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए Web3 को इंस्पिरेशन के सोर्स के रूप में देख रही है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी प्लेटफॉर्म NFT फीचर्स पर विचार करने की घोषणा कर रही है। YouTube ने अपने NFT फीचर प्लान के बारे में कोई विशेष खुलासा नहीं किया है। ये थी आज की खबरें क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया से। जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट खबर, क्रिप्टोवायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टोवायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। मेरा नाम है यशस्वी आचार्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को अगर जानना चाहते हैं इन डिटेल के क्या चल रहा है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया में। हैव अ गुड डे।